शाम का वक्त भोला प्रसाद मोबाइल पर फेसबुक देख रहे थे कि उन्हें एक बैनर दिखा और बैनर पर चमकते हुए चेहरे दिखे। अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे वो चेहरे। उस पर लिखा था बैनर पे कि कम वक्त में भारी मुनाफा, स्टॉक मार्केट से लाखों कमाने का आसान तरीका। भोला प्रसाद को लगा कि लाओ देखें क्या चीज है यार ये। बैनर पे क्लिक किया उन्होंने और क्लिक करते ही मौसूफ ICICI टीम इस नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। कुछ दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि ग्रुप में मार मैसेज पर मैसेज आ रहा है, कभी पेमेंट के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, कभी मोटी कमाई की कहानियां आ रही है, मार तारीफ हो रही है, थैंक यू कहा जा रहा है एक दूसरे को। भोला प्रसाद को लगा कि यार पैरेलल कमाई का बढ़िया स्रोत है, हम कहाँ ऑफिस में कीबोर्ड तोड़ते रहते हैं। ग्रुप में उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऐप का लिंक मिल गया, उसका नाम था IC Max। यही वो ऐप था जिसके जरिए लोग लाखों छाप रहे थे। कैसे छाप रहे थे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ऐसा उनका दावा था। स्टॉक मार्केट में निवेश टिक, ग्रुप में एक बड़े बैंक का नाम शामिल है, ये भी टिक, लोगों के स्क्रीनशॉट हैं भैया सबूत के तौर पर, ये भी टिक। तो भोला प्रसाद का भरोसा पक्का हो गया। उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली, एकदम प्रोफेशनल सी ऐप, खूबसूरत सा आसान सा इंटरफेस। 10,000 रुपए से उन्होंने शुरुआत की। 2 दिन में इन्वेस्टमेंट डबल होकर के 20,000 हो गया। 20 और डाल दिए उन्होंने। महीने भर में उन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जो ऐप के डैशबोर्ड पर अब तक 1 लाख हो चुके थे। कुछ हफ्तों बाद भोला प्रसाद ने सोचा कि लाओ यार पैसा निकाल ले, सेल चल रही है, एक बढ़िया आईफोन उठा लिया जाए। तो ऐप पर मैसेज आया कि पहले ब्रोकरेज फीस तो जमा कीजिए। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने, मामूली सी फीस थी, उन्होंने तुरंत फीस दे दी, लेकिन पैसा नहीं आया। अब क्या करें? उन्होंने अपनी समस्या उस ग्रुप में शेयर की, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर एक दिन वो व्हाट्सएप ग्रुप और वो ऐप दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। भोला प्रसाद की गाढ़ी कमाई हवा हो गई। भोला प्रसाद का ये किरदार जो है काल्पनिक है, पर कहानी असली है। और एक नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। कभी इन्वेस्टमेंट जालसाजी तो कभी बैंक डिटेल से जुड़े फ्रॉड, कभी लॉटरी का लालच तो कभी डिजिटल अरेस्ट। ऐसे अनगिनत किस्से, रोज अपडेट होते हुए हथकंडे। RBI के अनुसार इन तरीकों से 2019 से 2022 के बीच देश भर में लोगों का 3,30,000 करोड़ रुपया उसको चुरा लिया गया। उसकी चपत लोगों को लगी। ये रकम इतनी है कि कोई वसंत कुंज में पहले तो एक शानदार कोठी खरीदे और फिर उस जमीन से लेकर के छत तक पूरी कोठी को 500 रुपयों की गड्डियों से भर दे। इस वीडियो में आज हम इन्हीं फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीकों, हथकंडों पर बात करेंगे। इसको समझ लीजिए, पैसा सुरक्षित रहेगा आपका। तो आज हम जानेंगे कि ये जो फ्रॉडिये हैं, ये ऑनलाइन पैसे चोरी करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मॉडस ऑपरेंडी क्या है इनका, और आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। फाइनेंशियल फ्रॉड का आधार 2 मुख्य चीजों पर टिका हुआ है। पहली भावनाएं, जैसे कि लालच, डर या भरोसा, और दूसरी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, आर्थिक साक्षरता का अभाव। भावनाओं का इस्तेमाल जालसाजी के लिए कैसे होता है, पहले इसके कुछ तरीके देखते हैं। धोखेबाजों की पहली पहचान है कि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाते हैं कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे, लेवल और लॉटरी सबकी निकलेगी इत्यादि। कई केसेस में इमोशनल कहानियों से भरोसा जीता जाता है। जैसे सड़क चलते हुए रोता हुआ एक आदमी आपके पास आएगा, बोला भैया घर पर फोन करना है, माँ बीमार है, और इसी बहाने वो आपका फोन लेकर के आपका नंबर कर देगा डाइवर्ट। फिर आपके मैसेजेस और कॉल्स जाएंगे दूसरे नंबर पर, उसके साथी के नंबर पर। फ्रॉडिये के हाथ लग जाएंगे आपके OTP और आपका अकाउंट हो जाएगा खाली। जब लालच या भरोसे से काम नहीं बनता, तब ये अपराधी लोगों को डरा करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, और इसे हम डिजिटल अरेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पहले हनी ट्रैप में फंसाना और फिर वीडियो कॉल पर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और उसके बाद उस व्यक्ति को पैसे के लिए धमकाना। हालिया दिनों में आपने कई खबरें सुनी होंगी जिनमें जालसाजी के ऐसे ही तरीके इस्तेमाल हुए। हालांकि लॉटरी का बहाना हो या OTP पूछने की चाल, ये तरीके अब इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि लोग इनसे सावधान रहने लगे हैं। इसलिए अपराधी भी दिन ब दिन नए तरीकों को विकसित कर रहे हैं। ये नए तरीके क्या हैं, कुछ काल्पनिक किस्सों के जरिए समझते हैं। ऑनलाइन सेल स्कैम, यानी किसी ऑनलाइन दुकानदार को ठगने का तरीका। उदाहरण से समझिए, राज सिंघानिया ने अपना पुराना रेफ्रिजरेटर एक ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया। कुछ ही मिनटों में उसके पास अरुण सिंह नाम के खरीदार का मैसेज आया, जो खुद को आर्मी का मेजर बता रहा था। एक तो तुरंत सामान बिक रहा था राज सिंघानिया का, ऊपर से खरीदार जो है वो सेना का अधिकारी। तो जो है डील फाइनल कर दी उसने। बारी पेमेंट की आई, क्योंकि मेजर की पोस्टिंग किसी
रिमोट इलाके में थी, तो उसने प्रस्ताव दिया कि पेमेंट आप अभी ले लो, बाद में जब मेजर पोस्टिंग से लौटेगा तो फ्रिज की डिलीवरी बाद में ले लेगा। तो मेजर ने जो है यूपीआई की डिटेल ले ली उनकी, राज सिंघानिया की, और फोन नंबर वगैरह ले लिया। फिर उनको एक यूपीआई नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था अप्रूव रिक्वेस्ट मनी। ये नोटिफिकेशन देखकर राज सिंघानिया थोड़ा हिचकिचाए, वो तो फ्रिज बेच रहे थे, पर खरीदार ने तुरंत उनको, अरुण सिंह ने तुरंत उनको तसल्ली देते हुए कहा कि आप बस अप्रूव कर दीजिए, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मैं रिमोट एरिया में हूं, तो यहां से सिक्योर ट्रांजैक्शन करने का यही तरीका होता है। अब खरीदार सेना का अधिकारी, इसलिए राज सिंघानिया ने भरोसा किया, तुरंत उन्होंने यूपीआई पिन डाल करके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, और उनके क्लिक करने की देर थी कि एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए। फ्रिज का पेमेंट आने के बजाय राज सिंघानिया का ही बैंक अकाउंट खाली हो गया, जितने भी 10-12 हजार रुपए उसमें थे। तुरंत जो है उसने खरीदार मेजर अरुण को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, फोन नंबर बंद हो गया, और वो खरीदार प्लेटफॉर्म से भी गायब हो गया, बायर के तौर पर जो रजिस्टर्ड था वो भी गायब हो गया। अब इनको समझ ना आए, फिर बाद में इन्होंने सोचा तो लगा कि ऑनलाइन स्कैम उनके साथ हो गया। आरबीआई की एक रिपोर्ट है जो इस बारे में सावधान करती है, उसमें भी लिखा है कि ठग आपका भरोसा जीतने के लिए कोई सम्मानजनक पेशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो अपनी पहचान सेना के अधिकारी की बता सकते हैं। ऐसा हो तो और ज्यादा शक करें, और ध्यान रखें कि पैसा एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी यूपीआई का पिन नहीं डालना पड़ता। जालसाजी का एक तरीका और है क्यूआर कोड का इस्तेमाल। क्यूआर कोड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि शायद ही कोई दिन बीते जब आप इसका इस्तेमाल ना करते हो। इसने फाइनेंशियल पेमेंट को आसान तो बनाया है, लेकिन फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ा दिया है। कैसे? सुनीता के फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज थी कि मैडम, मैं फला बैंक के कस्टमर केयर से बोल रही हूं, हमने आपके अकाउंट में कुछ असामान्य गतिविधि देखी और मजबूरन आपका अकाउंट हमें सीज करना पड़ रहा है। आपकी पहचान पूरी हुए बिना ये अकाउंट लॉक हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं, पैसे जितने वहीं रह जाएंगे। सुनीता हैरान हो गई। उन्होंने पूछा कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ उसको रोकने के लिए। तो तुरंत उधर से जवाब दिया गया कि हमारे नए फ्रॉड प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत आपको एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और पिन डाल करके अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना होगा वेरिफिकेशन करके। कुछ ही मिनटों में सुनीता के फोन पर एक क्यूआर कोड आ गया। बिना ज्यादा सोचे समझे सुनीता ने अपना यूपीआई ऐप खोला, कोड को स्कैन किया और अपना पिन डाल दिया। उन्हें लगा कि अकाउंट उनका बचा लिया उन्होंने इस तरह से, लेकिन तुरंत पैसा कटने का मैसेज आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, खासकर जब कोई आपसे वेरिफिकेशन के नाम पर ऐसा करने को कहे। किसी भी बैंक या कस्टमर केयर से जुड़ी जानकारी केवल उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म से प्राप्त करें। क्यूआर कोड या यूपीआई पिन, ये सब टेक्निकल तरीके हैं, इनका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए बहुतायत में होता है। हालांकि हमेशा तकनीकी काम नहीं आती, आपकी कमजोर नस को दबा करके भी आपसे स्कैम किया जा सकता है। अब रजत कलाल नाम का एक आदमी बेरोजगार था, नौकरी मिल नहीं रही थी। फिर उसे एक फेमस मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऐड दिखा। उसने क्लिक किया, वेबसाइट खुली, कंपनी के बारे में तमाम जानकारियां दिखी कि अला प्रोजेक्ट, फला बिजनेस प्राइस, तमाम चीजें लिखी हुई थी। रजत ने जो है जॉब वाला उसमें फॉर्म खोला, अपनी इंफॉर्मेशन उसने फिल कर दी, रिज्यूमे अपलोड कर दिया जैसा भी रिज्यूमे था। कुछ ही घंटों में रजत को एक ईमेल आ गया जिसमें लिखा था कि इंटरव्यू के लिए भाई साहब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। खुशी खुशी उसने वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के तुरंत बाद उसको बताया गया कि साहब आपको चुन लिया गया है फाइनली नौकरी के लिए। इसके बाद रजत को एक और ईमेल आया जिसमें लिखा था कि अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए 10,000 रुपए और कंपनी की तरफ से मिलने वाले लैपटॉप के सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 5,000 रुपए का पेमेंट करें। रजत को थोड़ी सी झिझक तो हुई, लेकिन कंपनी का नाम बड़ा था तो उसने पेमेंट कर दिया। इसके बाद एक और ईमेल आया जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस भरने की बात की गई, उसने भर दी। इसके बाद रजत कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन ना तो कोई ट्रेनिंग का फॉलोअप आया और ना ही किसी ने ऑनबोर्डिंग के लिए पूछा। ईमेल किया तो उस पर भी जवाब नहीं मिला। फिर बाद में रजत ने बहुत सारे वीडियो बना करके डाले, ऐसी कंपनियों को बहुत कोसा, पर अनंत में अपशब्द उछालने से क्या ही होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा सावधान रहें। जहां आपसे पैसा मांगा जा रहा हो वहां आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट मिलेगा। नौकरी, इंटर्नशिप आदि के लिए अगर पैसा मांगा जा रहा है तो पक्का समझिए कि फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड करने के लिए कई अपराधी कई जबरदस्त टेक्निकल इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी से जुड़ी है हमारी अगली कहानी। रोहित अपने घर से पास वाले एटीएम से कैश निकालने गया, जैसा कि वो अक्सर करता था, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन असल में उस एटीएम में धोखेबाजों ने एक स्किमिंग डिवाइस और पिन होल कैमरा लगा दिया था।
स्किमिंग डिवाइस यानी एक मशीन जो आपके कार्ड का डेटा रीड कर लेती है। जैसे ही रोहित ने अपना कार्ड डाला, स्किमिंग डिवाइस ने उसके कार्ड का सारा डेटा कॉपी कर लिया और कीपैड के पास लगे पिन होल कैमरा ने रोहित का पिन कैप्चर कर लिया। रोहित को पैसे निकाले कई दिन बीत गए। फिर अचानक एक दिन रोहित के फोन में बैंक से नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन देखा तो प्राण सिमट करके नाभि पे आ गए। उसके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया गया था, जबकि उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। रोहित तुरंत बैंक भागा। बैंक ने बताया कि साहब धोखेबाजों ने उसके कार्ड का डेटा चुरा करके उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लिया था और अलग अलग जगहों से उस डुप्लीकेट कार्ड का इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए थे। इस कहानी से आप क्या समझे? यही कि एटीएम इस्तेमाल करते समय सावधान रहें, स्किमिंग डिवाइस और छिपे हुए कैमरों से बचने के लिए हमेशा कीपैड को ढक करके पिन डालें और अगर मशीन में आपको कुछ गड़बड़ लगे तो उसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं सबसे नए, सबसे खतरनाक तरीके की, जो है डिजिटल अरेस्ट, और इसे एक सच्ची घटना की मदद से समझते हैं। नवंबर 2023 में हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाली अनन्या नाम की एक लड़की के साथ 2.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। अनन्या ने बताया कि 12 अक्टूबर 2023 को उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का अधिकारी बताया। अनन्या से कहा गया कि एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है और इसमें काफी संख्या में पासपोर्ट और दूसरे तरह के कार्ड हैं और पार्सल अनन्या के आधार नंबर से लिंक्ड है। इसके बाद अनन्या को उसी दिन एफआईआर कराने को कहा गया। ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर उसको लखनऊ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बाद उन लोगों ने अनन्या को वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप पर आने को कहा। अनन्या से कहा गया कि उनकी बात पुलिस अधिकारियों से कराई जाएगी। स्काइप ऑन करने के बाद अनन्या को बैकग्राउंड में एक पुलिस थाना दिखा। बिल्कुल असली लग रहा था वो पुलिस थाना। वीडियो कॉल पर कुछ लोग पुलिस की वर्दी में दिखे। उनमें से कुछ लोगों ने अनन्या का आधार कार्ड चेक करने की बात कही। फिर बताया कि अनन्या के नाम पर पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है। उन लोगों ने एक बैंक अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि उस अधिकारी के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं और अनन्या का नाम उससे भी जुड़ा है। साथ ही इन्होंने उनके पास कुछ और शिकायतें का हवाला भी दिया और उन शिकायतों में ये भी आरोप बताया उनके हिसाब से कि कई बच्चों को विदेश भेजने के लिए अनन्या को पैसे दिए गए। 3 करोड़ 80 लाख रुपयों के लेन देन की बात बताई गई। उन लोगों ने यह भी कहा कि वो उस पूरे मामले में अनन्या की मदद करना चाहते हैं। फिर अनन्या से कहा गया कि सीबीआई अधिकारी भी उसी बिल्डिंग में ही बैठते हैं। एक फर्जी सीबीआई अधिकारी ने कहा कि कुल लेन देन का 5% यानी 15 लाख रुपए अनन्या को तुरंत देने होंगे, नहीं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अनन्या ने जब कहा कि भाई 15 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, तो उन लोगों ने फिर से मदद करने की बात की। कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मददगार बन करके वो लोग आपसे बात करते हैं। तो इस मदद के नाम पर अनन्या को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लिया गया। उनसे कहा गया कि आपको अपना स्काइप बिल्कुल बंद नहीं करना है, हम आपकी आवाज लगातार सुनते रहेंगे। इस तरह अनन्या को 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली थी। हॉस्टल की फीस के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। ठगों ने उनको ऐसा डराया कि उन्होंने वो पैसे आरोपियों के बताए हुए खाते में ट्रांसफर भी कर दिए। इसके बाद भी वो लोग अनन्या पर और ज्यादा पैसे देने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। अनन्या ने बताया कि उन्होंने अपने पिता या दोस्तों से पैसे मंगाए। कई दिनों की कोशिश के बाद भी जब आरोपी और पैसे लेने में सफल नहीं हुए तो उन लोगों ने अनन्या का डिजिटल अरेस्ट खत्म किए जाने की बात कही। इसके बाद अनन्या ने अपना स्काइप अकाउंट लॉग आउट किया। पूरा मामला खत्म होने के बाद अनन्या को एहसास हुआ कि असल में उनके साथ ठगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट की ये इकलौती घटना नहीं है। इसी साल यानी 2024 के मई महीने में दिल्ली की एक महिला डॉक्टर से 4 करोड़ 47 लाख रुपए ठग लिए गए थे और भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो देखा गया है कि तकनीक की मदद से फ्रॉड के नए तरीके लगातार इजाद हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जालसाजी के शिकार लोग बनते हैं, या तो अपने डर की वजह से या फिर अपने लालच की वजह से। दोनों पर विजय प्राप्त करें तो ठगी से भी बचे रहेंगे। और फिर भी कभी ऐसी घटना हो जाए तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या फिर साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है 1930 पर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी गलत बात।